अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। शुक्रिया इनवाइट करने का आरजू जी, बड़ी मेहरबानी। और सर मैं जब सोचती हूँ कि मैं आपको शो में बुलाऊंगी और आपसे गाना भी सुनूंगी, तभी कोई ना कोई ऐसा यहाँ पे हंगामा हो जाता है कि वो सब मेरा प्लान धरा रह जाता है। कोई नहीं, क्योंकि अब साल खत्म होने लगा है और मैं चाह रही थी कि बड़ा अच्छा गुजरे सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं दुनिया में, सभी का आखिरी जो ये 3 महीने रह गए, 3 मंथ्स जो रह गए, तो ये बड़े अच्छे गुजरे। लेकिन कुछ ना कुछ हंगामा रहता है। तो सर आज भी यहाँ पर आपको मालूम ही होगा कि किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान और केपीके में। जी। क्या ये पहले से ही होता आया है? क्या पाकिस्तान बनने के बाद से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, या ये आपको लगता है कि बाद में कहीं जाकर किसी वजह से शुरू हुआ है? देखें, बलूचिस्तान में तो मिलिट्री एक्शन जो है, कलात को जब इन्होंने एनेक्स किया था तब हुआ था 1947-48 में। उसके बाद 1958 में पट फीडर इलाका है एक बलूचिस्तान का, जो एक तरह का ओएसिस है, यानी वहाँ पे पानी है और वहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है। वहाँ पे ज़मीनें मिलिट्री अफसर्स को मिल गई थी, हम्म। तो तब बलोचों के साथ इनकी वहाँ पे हुई थी लड़ाई। फिर 72, 73, 74 में भी, उसमें तो वो क्या कहते हैं, ईरान से भी मदद आई थी मिस्टर भुट्टो की हुकूमत को। और उसके बाद तो ये जो है प्रॉब्लम अब जाके बहुत ही वो हो गया है सीरियस। और इस तरह ही अपना खैबर पख्तूनख्वा में जब इन्होंने हुकूमत डिसमिस की है खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस की 22 अगस्त 1947 में, ये गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दी थी विदाउट एनी बेसिस फॉर इट इन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी एंड सो ऑन। वो बिल्कुल एक आर्बिट्ररी डिसीजन थी गवर्नर जनरल की। उसके बाद जो है वो खुदाई खिदमतगार कहते हैं कि एक कत्लेआम करवाया इसने, खान अब्दुल कयूम खान ने। उनका वो जगह का नाम मुझे एकदम भूल रहा है। और बाद में अब जब से ये सो कॉल्ड अफगान जिहाद हुआ है, तो ये तो पूरा इलाका ही हमेशा ही जद में रहा है तशद्दुद की, वायलेंस की और टेररिज्म की भी शक्ल में। तो ये खासी अब लंबी इसकी हिस्ट्री हो गई है। जो एक और दर्दनाक खबर है कि सिंध के अंदर कहीं कहते हैं कि मिलिट कोई एक्शन हुआ है रेंजर्स का, और कई सिंधी जो हैं वो मारे गए हैं नहत्ते। तो ये एक मतलब वहां से निकल के अब सिंध के अंदर भी हो चुका है। तो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस वालों ने एक मुझे वीडियो भी भेजा दिखाने के लिए कि भी ये हो रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है, क्या किया जाए। जहाँ पे भी इंसानी जिंदगी जो है वो इस तरह पामाल की जाती है, ख़त्म की जाती है, तो हमें सबको वो दुख का एक मुकाम ही समझना चाहिए। क्या कहा जाए। लेकिन सर रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब पाकिस्तान बना था 1947 में, या जब भी ये पार्टीशन हुआ था, उसके बाद से आपके ख्याल से जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो इस किस्म के हम देखते हैं कि जो आउटफिट्स बने हैं, तरह तरह के जो ये लोग आए हैं, चाहे दाइश हो, टीटीपी हो, और कई दूसरे जो टेरर ग्रुप्स जिन्हें कहा जाता है, वो आए हैं। तो इसको आप क्या समझते हैं कि किसने बनाया? किसने बनाया है ये, अब कई इसकी थियरीज हैं कि ये दाइश को और ये सीआईए ने बनाया था, जो मुझे समझ नहीं आती कि इसकी क्या बुनियाद है। असल में ये सद्दाम हुसैन की जो फौजी थे, जब सद्दाम हुसैन को और उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, हम्म। तो वहाँ से आईएसआईएस या दाइश का आगाज़ होता है। उसके अंदर क्या और फॉरेन एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई। देखें, एक मूवमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, उसे कहते हैं अजों प्रोवोकेटर्स।
जो एक मूवमेंट का रुख ही बदल देते हैं। और लेकिन वो डाइस जो है, आईएसएस भी उसे कहा जाता है, उसके वो अफगानिस्तान तक तो उसका आउटरीच है और कई दफ़ा वहाँ पे टेररिज्म हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये होना शुरू हो गया है। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाउ वुड आई नो? इतना मुझे पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद एक्सट्रीमिज्म को इतना फैला दिया है कि एक्सट्रीमिज्म की एक कंस्टिट्यूएंसी पाकिस्तान के हर इलाके में मिल जाती है और आईएसएस या डाइश को भी उसी तरीके से अपने सपोर्टर मिल गए होंगे, कुछ ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि सर हर जगह पे जहां पर भी कोई हंगामा हो, कुछ हो, चाहे वो 9/11 को ले लें या इंडिया में कुछ होता है, तो बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, बार बार पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी इनके यहाँ टेरर ग्रुप्स हैं और ये सपोर्ट करते रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आखिर फायदा क्या है अगर जो लोग यहाँ पर ऐसा करते रहे हैं और कर रहे हम्म, हैं, आपके कोई ख्याल से फायदा उनको नहीं, क्या फायदा है, वो किस लिए बना रहे हैं? कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ये सोचना कि जो ये हरकतें करते हैं उनकी सोच हमारी तरह ही एक रैशनल हम्म। इस दुनिया के मुताबिक होनी चाहिए, नो। उनकी एक मेडिवल माइंड सेट है, तो वो उसके मुताबिक ही काम करते हैं। और पाकिस्तान ने ये सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स को पाली रखा है बहुत ज़्यादा। अब भी क्या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है या नहीं? एफएटीएफ ने थोड़ी सी रिलीफ तो पाकिस्तान को दी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है वो उसे गढ़ ही माना जाता है इस किस्म की एक्सट्रीमिज्म का। तो इसमें पाकिस्तान की जो है ना डीप स्टेट, उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये भी मानने को तैयार हूं कि इनके हाथ से भी बात निकल गई है। तो ज़रूरी नहीं हर इस किस्म की हरकत जो है वो डीप स्टेट के हुक्म से ही होती हो। उन्हें कहते हैं स्लीपिंग सेल्स, वो अपने आप ही हरकत में भी आ जाते हैं कभी कभी। सो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ एनर्की कह लें आप, के स्टेट के अंदर कंट्रोल ही कोई नहीं है कि जो उन्होंने ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं उनको पूरा कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा इनमें से ही कुछ लोग जाके तो जीएचक्यू में भी अटैक किया था इन्होंने और वहां पे लोग अंदर जाके मार भी दिए थे शायद। वन ऑफ देम वाज अ ब्रिगेडियर और कर्नल और वटेवर। तो मसला ये है कि इनको समझ नहीं आती कि इन चीज़ों से कोई ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल होता है, ना कोई मिलिट्री एडवांटेज इनको मिलता है। हर जगह पे नुकसान ही हुआ है। सो बिल्कुल जी। पाकिस्तान अलबत्ता ये कहता रहता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी वही इन्वॉल्व है। अब मसला ये है कि जैसे कि अभी वो हुआ है कनाडा के अंदर के, इल्ज़ाम लगाया गया है कि इंडिया इज इन्वॉल्व उसकी असैसिनेशन में, हरप्रीत निज्जर के। सिंह निज्जर के। जी। जी। तो इंडियंस कहते हैं कि हमें प्रूफ नहीं मिला। हम्म। लेकिन जो कनेडियन गवर्नमेंट है और मेरे ख्याल यूएस का भी बार बार यही कहना है कि इंडिया शुड कोऑपरेट विद द कनेडियंस टू फाइंड आउट द ट्रूथ। अब इन हालात में क्या कहा जा सकता है? डेफिनेटली तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि पूरी एक वो ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल किस्म की रिपोर्ट हमारे सामने ना आए। लेकिन कौन सर लोग बगैर जी जी किसी प्रूफ के जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया भारत की गवर्नमेंट के ऊपर अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर, और जब कह रहे हैं कि कोई प्रूफ दें तो वो उनके पास है नहीं। अजीब सी बात नहीं लगती आपको कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार टेरर भी कहा जा रहा है, कि टेररिस्ट भी जी सॉरी जी। कहा जा रहा है कि वो हैं, और उसके बाद बगैर किसी सबूत के वो एक गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और अब वो जाहिर है कि चुप हैं और कुछ आगे बात नहीं बढ़ रही। अब ये बात वहीं रुकी हुई है। कनेडियन कहते हैं कि हमने इंडिया को प्रूफ दिया है, इंडिया कहते हैं हमें कोई प्रूफ नहीं दिया। सो हुज वर्ड शुड वी गो आफ्टर? हम्म। इंडियंस ने अलबत्ता बार बार कहा है कि असैसिनेशन जो है वो हमारी जो है इंटेलिजेंस सर्विसेज को कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो कैरी आउट कर सकें।
लेकिन अगर कनेडियन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल वो क्या कहते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ देना होगा। अब वो क्यों प्रूफ नहीं दे सक रहे या वो उन्होंने दिया है और इंडियंस जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं, इसको पब्लिक में जब तक नहीं लाया जाए वी हैव टू withhold our own judgment। कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या इंडियन गवर्नमेंट ऊपर से इन्वॉल्व है या लोकली किसी ने मिलके ये कर दिया है, तो कोई इस किस्म का प्रूफ है, वी डोंट नो। कई किस्म की थियरीज मैंने सुनी है और मैंने हर किस्म की थ्योरी का जिक्र आपसे कर दिया है, मगर व्हाट इज लेकिन द ट्रूथ वी डोंट नो। लेकिन सर साथ साथ कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 हो या उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, G20 है, SCO और कई दूसरी चीजें, इस वजह से भी वेस्टर्न वर्ल्ड को ये पसंद नहीं आ रहा कि भारत इस स्पीड से आगे जाए और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखे। क्या यही वजह हो सकती है कि इस किस्म की एलिगेशंस भी लगा दी जाए जो खालिस्तान के लोगों को लेकर हो, ताकि भारत थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाए? देखिए, इल्ज़ाम लगाने से तो बात नहीं ना बनेगी जब तक प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देने से तो वो बैकआउट तभी करेंगे ना अगर वो वाक़ई उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। तो अगर ये कोशिश इस तरह से है कि इल्ज़ाम लगा के इंडिया को डरा दिया जाए, तो इंडिया तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, अगर प्रूफ देंगे तो एक और बात है। लेकिन अ, एक ये चीज़ भी ज़हन में रखने वाली है कि इंडिया की बहुत ज़रूरत है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि उसे तैयार किया जाए चाइना के मुकाबले में। हालाँकि चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, लेकिन अगर कोई पावर एशिया में से खड़ी हो रही है तो वो इंडिया ही है। तो इन हालात में क्या इंडिया को वो सिर्फ़ उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए तंग कर रहे हैं? वेल दैट कैनॉट बी डिस्काउंटेड, हो भी सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कायम रहेगा। उनको डराया नहीं जा सकता और अगर वो कहते हैं कि उनके पास प्रूफ है, तो बिल्कुल लेके आएँ पब्लिक में और इस इश्यू को रिज़ॉल्व किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर चाइना की आपने बात की, तो चाइना और पाकिस्तान के टर्म्स तो पता ही है आपको कि किस तरह से जो है वो जाहिर है सी पैक और कई दूसरी चीजों को लेकर है, लेकिन भारत के साथ काफी टेंशन रहती है चाइना की। तो आपको लगता है कि भारत को इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से चाइना को थोड़ा और हार्ड टाइम देने के लिए? देखिए, मिलिटरीली इंडिया क्या हार्ड टाइम दे सकता है चाइना को? वो जंग तो नहीं शुरू कर सकते, लेकिन क्वाड के अंदर इंडिया इज़ इन्वॉल्व्ड। उनकी जो है नेवी वो कुछ आइलैंड्स पे इंडिया की पहले पहले ही प्लेस्ड है। हम्म। तो ये ना हो कि वेस्टर्न पावर्स इंडिया और चाइना की एक जंग करवा दें, जो कि मैं समझता हूँ इस इलाके के लिए बहुत एक सेटबैक होगा और इसमें चाइना को भी अपने आप को अपनी पॉलिसी को ज़रा सोच समझ से के आगे बढ़ना चाहिए। क्या एशिया में हम चाहते हैं कि ये 2 जो बड़ी पावर्स हैं इनके अंदर जो पहले से ही तज़ादात हैं वो और ज़्यादा डीप हो जाएँ और ये पूरा इलाका एक बड़ी जंग के ज़द में आ जाए? नॉट एट ऑल। तो आई होप दोनों तरफ से सेंस प्रिवेल करेगी और ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। अलबत्ता इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। उन्हें यही चाहिए कि अपने मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ और उस पे कायम रहें। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात करें दोबारा, तो पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले वो अमेरिका गए थे, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने एक कश्मीर कश्मीर का जो हमेशा कहा जाता है वो बात की। उसके बाद वो यूके गए, फिर उसके बाद अब वो उम्रा करने सरकारी खर्चे पे, जिस मुल्क का बुरा हाल है इकोनॉमी का, अब वो उम्रा करने पहुंचे हैं और वहां पे उम्रा अदा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये किस किस्म के लोग हैं कि बजाय इसके कंट्री में होना चाहिए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, वो बाकी सारी दुनिया में जो है सरकारी खर्चे पे सैर सपाटे करते घूम रहे हैं? मतलब इस किस्म की केयरटेकर गवर्नमेंट के पहले भी आती रही है। देखें, ये हुकूमत की मुझे समझ नहीं आई। इनको तो सिर्फ़ इसलिए लाया गया था कि ये इलेक्शन के लिए जो माहौल है, उसमें जो इनका रोल है वो पूरा करें और पावर हैंड ओवर कर दें, जो भी इलेक्शन होगी।
तो ये तो ऐसे लग रहा है मिस्टर काकर हैज स्टार्टेड बिलीविंग कि वो वाकई इंडिया पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके पास कोई मैंडेट है। ही हैज नो मैंडेट फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट कि ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है जो बताया जा रहा है हमें, अब पता नहीं ट्रांजिशन का पीरियड, एक ज़माने में ज़ियाउल हक ने कहा था 90 दिन होगा और वो कई साल हो गया, तो यू नेवर नो कहते ये क्या है और करते क्या है। तो मुझे नहीं समझ आती कि मिस्टर काकड़ को उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ही इज़ नॉट बीन गिवन दिस मैंडेट बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो शायद वही बातें कर रहे हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है, अब ये करना है, अब आपने वहाँ जाना है और अब आपने वहाँ पे ये कह देना है। कश्मीर का इश्यू रेज़ कर करके यू क्राई वुल्फ, यू क्राई वुल्फ, यू क्राई वुल्फ, पीपल गेट टायर्ड। कोई नहीं सुनता इनकी बात को। अभी सुना है वो हमारे प्रेसिडेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को कहा है कि इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। वेल, फॉर अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू मेक सच स्टेटमेंट्स इन इटसेल्फ इज ये प्राइम मिनिस्टर का काम हो सकता है, वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट इज नॉट देयर टू मेक सच स्टेटमेंट्स। और क्या वाकई हिंदुस्तान में जेनोसाइड हो रहा है? जेनोसाइड मीन्स कि मुसलमानों को वो अपना टारगेट करके लार्ज नंबर्स में मार दिया जाए ताकि वो उनके नंबर ही खत्म हो जाएं या वो खत्म ही हो जाएं। सर आप तो गए थे ना भारत, आपने देखा कुछ ऐसा होता हुआ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुसलमान हर शहर में उनकी मस्जिदें मैंने देखी है, नमाज पढ़ते हुए, सारा कुछ अजान होते हुए मैंने हर जगह देखी है। तो ये तो जेनोसाइड की निशानियां नहीं है ना। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि एक वो क्या कहते हैं, एक नास्टी किस्म की हिंदू नेशनलिज्म भी है, जो जिसका काम ही मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से दोषी ठहराना फॉर एवरीथिंग रॉन्ग इन इंडिया। उसको मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि भाई हर मुसलमान को आप ये कह देते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये होते हैं, ये भी स्टीरियोटाइपिंग है और ये भी एक एक्ट ऑफ वो क्या कहते हैं, कलेक्टिव जजमेंट है, जो कि एक फाशिस्ट तरीके से ही होता है। तो इंडिया में ये ट्रेंड जो है वो सोच के एतबार से, जिस तरह वो लिखते हैं, उनके ये यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स नहीं है जो प्रोग्राम करने वाले, कई दफ़ा एक्सट्रीमिस्ट बातें करते हैं, अ, उसको भी मैं पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल से हमारे जैसे लोग जो इस मुकाम पे आते हैं कि हमारी लोग बातें सुनते हैं, हमें बजाय प्रोपेगेंडा करने के हमें सच को और इंसानियत को आगे लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर जितनी बड़ी आबादी भारत की है उसमें से मेरे ख्याल है बहुत थोड़े लोग होंगे जो इस किस्म की बातें करते हैं या इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो करते भी हैं। है, ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, मगर फिर भी वहां पे जो यहाँ पे बताया जाता है वो कहीं ज्यादा नहीं, बढ़ा नहीं, चढ़ा के बताया जाता है पाकिस्तान में। वो बिल्कुल झूठ है। मैं तो पौने 3 महीने रह के आया हूँ और हर शहर के अंदर वो मुसलमानों की अपनी सिटिंग्स होती हैं, मैं उनमें जाके मैंने हिस्सा लिया है। और जिद क्या कहते हैं यार, मुआशरे के हर लेवल पे वो हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। अभी एक लड़की जो है, वो ये जो चंद्रयान 3 के उस ग्रुप के अंदर वो उसका मेंबर है, वो मुसलमानों की लड़की है, यूपी के गरीब खानदान से है, पढ़ लिख के आगे आई है। देखिए हिंदुस्तान में अब अपने काबिलियत की बुनियाद पे आप आगे बढ़ सकें तो सोसाइटी आपको सपोर्ट ही कर रही होती है। हाँ, तो ऐसे ही है। ये बहुत गलत इल्ज़ाम होगा इंडिया पे कि वहाँ पे मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। अलबत्ता ये कहना कि मुसलमानों को एक ख़ास तरीके से पॉलिटिकली वो क्या कहते हैं, कॉर्नर नहीं किया जाता, ये भी गलत होगा। सो सही। द ट्रूथ इज़, हाँ, ये सच तो ये है। हाँ। लेकिन सर हम इतना पीछे क्यों रह गए? मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ चंद्रयान 3 तो भूल जाइए, लेकिन हम तो इसी से नहीं निकल पा रहे कि कभी कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहीं पे उसकी हमारा वजह है काटा जा रहा है। क्योंकि हमने कभी मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, रैशनल एजुकेशन, अक्ल की बुनियाद पे सोचना, क्रिटिकली चीज़ों को समझना, उसकी आदत ही नहीं डाली लोगों को। मैं देखता हूँ कि मेरी जो यूट्यूब होते हैं ना ये वीडियोज़, बहुत कम पाकिस्तानी जो है उसपे
वो कमेंट कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू, शायद सुन लेते हैं लिखते लेकिन नहीं है उनको पता नहीं होता कि इस पे कैसे हम रिएक्ट करें। सर, बुरा भला तो लिख देते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते। हाँ, वो बुला बरा वो भी अब हमें आदत पड़ गई है। या तो हम वहाँ रहें और ये करते रहें, या इस किस्म की नॉनसेंस बर्दाश्त करें। तो बर्दाश्त कर लेना ही अब हमने सीख लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखते हैं, मुझे तो खैर बुरा भला लिखते हैं, उससे अच्छा ही मैंने कभी नहीं सुनी किसी से, हाँ, ना वो किसी से कभी लिखा। आई नो, ये मुझे भी पता है। और कई लोग नाम बदल के गालियाँ दे रहे होते हैं, वो भी मुझे किसी ने समझा दिया है। तो उससे फिर मैंने कहा यार ठीक है, लेट देम डू कोई इट। बात नहीं, इसका मतलब है हम अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी गालियां पड़ रही हैं, इसलिए कि हम सिर्फ सही अच्छा बात काम कर करने रहे हैं, वालों को कर, हम बिल्कुल सच की ऐसा ही बात है। करते हैं, और इसीलिए हम वी आर आल्सो टारगेट्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत-बहुत बात शुक्रिया। करके, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बहुत मेहरबानी।